नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, और हमारा जो चैप्टर चल रही वो है उपसहसंयोजन यौगिक, है ना। और बहुत दिनों बाद मैं फिर से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ज़िंदगी थोड़ा सा रुक सी गई थी, तो हम भी रुक सी गए थे, लेकिन सफ़र अभी जारी है ना। तो आगे चलते हैं। और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को समझने के लिए आपको थोड़ा सा वीबीटी समझना है, और वीबीटी मैंने पिछले वीडियो में क्लियर कर रखी है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसी के अंतर्गत एक चीज़ आएगा जिसको बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। ठीक है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, है ना। अष्टफल के संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन और चतुष्फल के संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, है ना। ये हम लोग क्लियर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमको क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत समझना है। और एक चीज़ और क्लियर करते हैं कि वास्तव में हम लोग ये जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है, क्रिस्टल क्षेत्र जो विपाटन है, वो क्यों पढ़ने वाले हैं, है ना। ठीक है, थोड़ा सा मैं क्लियर कर रहा हूँ, अभी मैं स्टार्ट नहीं करूँगा वीडियो, है ना। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करवाता हूँ, आप अच्छे से क्लियर करेंगे, है ना। जैसे कि मैंने आपको वीबीटी में बताया था, ठीक है, कि मेरे पास कोई 3D यहाँ पर ये चीज़ तो क्लियर होगा आपको कि ये FeCN6 है, ऐसा कुछ है। तो ये इस प्रकार के जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें ये कौन है, केंद्रीय धातु आयन है, ये क्या है, लिगेंड है, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब Fe को बीच में लिखते हैं, उसके बाद ये CN है, सब तो मैंने बता रखी है आपको, ठीक है। तो ये सब आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ये केंद्रीय धातु आयन है, उसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो होता क्या है, तो यहाँ पर ये जो 3D कक्षक है, Fe का जो 3D कक्षक है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वीबीटी मैंने क्या बताया था, जैसे कि 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन है माना जाए, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है, साथ ही जो भी अपने हिसाब से है इलेक्ट्रॉन, है ना। अभी इतना क्लियर करते हैं। उसके बाद मैंने ये बताया था आपको कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो या तो युग्मन हो सकता है या तो नहीं हो सकता है। जब प्रबल लिगेंड आएगा, जैसे कि CN है, प्रबल लिगेंड आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन का या क्या हो जाएगा, युग्मन हो जाएगा। मतलब यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ऐसे युग्मित हो जाएगा, ये कक्षक हो जाएंगे खाली। तो ये सब मैंने आपको वीबीटी में बता रखी थी, ठीक है। अब कई बार क्या बोला था मैंने, 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब क्या होता है कि कई बार युग्मन नहीं हो पाती है, तो हम लोग इस 3D कक्षक का यूज़ ना करके कौन से कक्षक का यूज़ करते थे, 4D का यूज़ करते थे, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में आपको बताया गया था कि दुर्बल लिगेंड क्षेत्र होगा, दुर्बल लिगेंड आएगा तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं हो पाएगा। अगर प्रबल लिगेंड आएगा तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा। तो ये सब मैंने आपको क्लियर करके, और ये सब आप समझते हो अगर, तो आपको क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत समझ आएगा, ठीक है। तो अब ये क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्यों प्रतिपादित किया गया, क्योंकि अपने को ये बताना है कि वास्तव में ये क्यों युग्मन होता है ना। अब मैं क्लास में बताता था कि यहाँ पर प्रबल लिगेंड आएगा तो युग्मित कर देंगे। अब क्यों, कैसे युग्मित होता है, वही क्लियर करने के लिए CFT बनाया गया है। तो सीधा चलते हैं हम लोग क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में, है ना। और इसके लिए आपको एकदम छोटी छोटी बातों को जानना जरूरी है, ठीक है। जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है, क्रिस्टल क्षेत्र जो विपाटन है, बहुत ही लंबा थ्योरी है, ठीक है। तो उसमें हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा आपको जानना एकदम जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले आपको FeCN6 में इसमें किसको क्या बोलते हैं ये तो पता होना चाहिए आपको। इसको बोलते हैं केंद्रीय धातु आयन, इसको बोलते हैं लिगेंड, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए, है ना। वीबीटी में एक चीज़ बताया गया था आपको, वो क्लियर कर लेते हैं थोड़ा से, कि मान लीजिए हमने लिखा था FeCN6 ऐसा कुछ लिखा था, है ना। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया था कि जो Fe है वो चारों ओर से CN से घिरा होता है, ये बताया गया था आपको वीबीटी में, और वो बहुत सारे थ्योरी में बताया गया था, ठीक है। तो क्या इसका मतलब क्या होता था, यहाँ पर एक बॉन्ड बनता था, बताया गया था बॉन्ड, है ना, ठीक है। हाँ, दो तरह से बॉन्ड बनते थे, वो पिछले वीडियो में आप लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड बनता है क्यों बनता है, क्योंकि ये जो केंद्रीय धातु आयन है वो, उसके पास ना अतिरिक्त डी कक्षक होते हैं खाली वाले, है ना। उसी खाली वाले कक्षक में क्या है, जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन देता है, ये आपको बताया गया था, ठीक है। मतलब क्या होता है, मान जब मैं इसी के बारे में बात करता हूँ Fe की, तो हमारे पास इसका परमाणु क्रम होता है 26 आयरन का, है ना। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6 है, इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। 6 2 8 सॉरी 6 4 10 2 12 6 18 19 20 20 से 26, ओके, ठीक है। अब क्या होता है कि इसका जो 3D कक्षक है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि हमारे पास 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो आपको ये बताया गया था कि इसका युग्मन होता है या तो नहीं होता है कि नहीं। तो यहाँ पर युग्मन हो जाएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये जगह खाली हो जाएगा और यहाँ पर युग्मित हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये दोनों कक्षक क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका लिगेंड का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब ये सब तो आपको क्लियर हो गया। अब ये जो CFT है वो क्या बोलता है कि ये जो लिगेंड है
वो इसको इलेक्ट्रॉन युग्मन नहीं देता है। अब आश्चर्य वाली बात है, मतलब मुझे तो नहीं लगता आप लोग होगा, है ना। तो मतलब ये जो Cn है वो इसको इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, तो इस बॉन्ड कैसे बनेगा, और बॉन्ड नहीं बनेगा तो यौगिक कैसे बनेगा, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, है ना। सब कुछ आपको क्लियर होगा, ठीक है। ये बॉन्ड क्यों बनता है इन दोनों के बीच, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं दिया जाता है। अब दूसरी बात ये होता है कि युग्मन होता है कि नहीं होता है, ये भी आपको क्लियर करना पड़ेगा आपको CFT में। अब सीधा हम लोग चलते हैं पॉइंट में, ज़्यादा हम लोग माइंड को डिस्टर्ब नहीं करेंगे आपके, है ना। तो सीधा चलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, है ना। तो इसमें सबसे पहले संकुल में केंद्रीय धातु आयन, ये जो केंद्रीय धातु आयन होते हैं वो गोलाकार सममिति के होते हैं। इसको लिखने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप यहाँ शुरू करेंगे पहला पॉइंट, है ना। केंद्रीय धातु आयन गोलाकार सममिति, सममिति का मतलब क्या होता है, सममिति का मतलब होता है जैसे कि ये हमारे पास ये क्या है, पत्ता है, ये इसको दो भागों से बराबर भागों में बांटेंगे ना, दो बराबर भागों में जो बढ़ जाता है उसको बोलते हैं सममिति बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ शुरू करेंगे हम लोग केंद्रीय धातु आयन के डी कक्षक, इनके हमने अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के दिखाया था, उसमें आपको 3D कक्षक बताया था, है ना। तो केंद्रीय धातु आयन के जो डी कक्षक होते हैं वो हासित या समभ्रंशी अर्थात समान ऊर्जा वाले होते हैं। आप समभ्रंशी न लिखकर हासित बस लिखने चलेगा। केंद्रीय धातु आयन के, ये जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत उसका पहला पॉइंट, केंद्रीय धातु आयन के जो डी कक्षक होते हैं वो हासित अर्थात समान ऊर्जा वाले होते हैं, ठीक है। ये जो केंद्रीय धातु आयन Fe है उसका ये क्या हो गया, आपका डी कक्षक हो गया। ये क्या होते हैं, समान ऊर्जा वाले होते हैं, मतलब समान ऊर्जा होते हैं सभी के पास, ठीक है। अब इसमें ऊर्जा समान होती है, अब इसी के आधार पर आपको आगे क्लियर होता जाएगा कि ऊर्जा समान होती है, फिर ये कम होता है, ज़्यादा होता है, बढ़ता है, क्या क्या बहुत सारे माइंड का खेल है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी इतना समझिए इसमें ऊर्जा क्या होती है, समान होती है। मतलब क्या होता है, ये होता है हासित प्रकृति का होता है। जब ऊर्जा सब जने का समान समान है तो हासित प्रकृति का होगा ही, मतलब कोई किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं रखेगा, है ना, मतलब कोई कार्य ही नहीं करेगा, तो क्या हो गया, हासित प्रकृति हो गया। तो केंद्रीय धातु आयन के जो डी कक्षक होते हैं वो हासित या समभ्रंशी अर्थात समान ऊर्जा वाले होते हैं। कौन, केंद्रीय धातु आयन, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का, कि इस सिद्धांत के अनुसार लिगैंड को बिंदु आवेश अथवा बिंदु द्विध्रुव माना जाता है। तो चलते हैं पहले बिंदु आवेश क्या है ना, एकदम शॉर्टकट तरीके समझा रहा हूँ। सबका समझाने का कुछ अलग अलग तरीका होता है, लेकिन सबका आंसर लास्ट में एक ही रहता है ना। तो मेरा एक तरीका है, समझिए, ये मान लिया मेरे पास केंद्रीय धातु आयन, ये मेरे पास क्या है, लिगैंड, है ना। इन दोनों के बीच क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है, ठीक है, किसको, केंद्रीय धातु आयन को, लिगैंड है वो जी। तो जो लिगैंड है वो इलेक्ट्रॉन देता है, तो क्या होता है, इन दोनों के बीच बॉन्ड बनता है, आवेश आती है, ठीक है, या आकर्षण का हो प्रतिकर्षण का हो, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर आवेश होगा, क्या होगा, आवेश। अब ये बोला जा रहा है कि बिंदु आवेश, बिंदु आवेश का मतलब लगभग आवेश नहीं के समान, है ना, लेकिन होता है, आवेश नहीं होता नहीं बोल रहा हूँ, नहीं के समान। मतलब ये बिंदु आवेश का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसको देता है तो इसके बीच क्या बनता है, बॉन्ड बनता है, मतलब कुछ तो कुछ आवेश रहेगा इसके अंदर। लेकिन ये जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है वो क्या बोलता है कि इन दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन है वो इसको डोनेट नहीं होता है। अब डोनेट नहीं होता है तो इन दोनों के बीच बॉन्ड कैसे बनता है। ये जो लिगेंड है वो आवेशित होगा कि नहीं होगा, ऋणात्मक आयन होगा कि धनात्मक आयन होगा, ये ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा, आवेशित होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये होगा, बिंदु आवेश रहेगा इसमें, ठीक है, मतलब ये बिंदु आवेश के रूप में माना जाएगा इसको, ठीक है। लेकिन इन दोनों के बीच बॉन्ड कैसे बन जाएगा भाई, जब ये इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं। तो इसी को आपको समझना है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अगले पॉइंट में, ठीक है। अभी तो कल इतना समझिए कि बिंदु आवेश क्या है ना। तो क्या बोल देते हैं कि यदि कोई आवेशित वस्तु मान जाए, अब इसको वस्तु मान लेते हैं, ये दो वस्तु, ठीक। यदि जो आवेशित वस्तु है, दोनों आवेशित वस्तु है, ठीक है, दोनों में आवेश है, ठीक है। तो यदि कोई आवेशित वस्तु है, उनका जो साइज है जी, ठीक है, वो उनके बीच की दूरी के तुलना में बहुत कम होता है। ध्यान दीजिए, थोड़ा क्लियर करते हैं ना। जो आवेशित वस्तु है, ये दोनों आवेशित क्या है, वस्तु, इन वस्तुओं का जो साइज है, ठीक है, वो उनके बीच की दूरी, इसकी क्या है, दूरी है, वो दूरी की तुलना में बहुत कम होता है। मतलब इसका जो साइज है बहुत कम होता है उसकी दूरी की अपेक्षा, ठीक है। अर्थात होता क्या है कि इसमें जो संपूर्ण आवेश है उसको एक बिंदु के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसमें जो आवेश है
उसको बिंदु के रूप में, नहीं के समान लगभग लगभग, ठीक है, बिंदु के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा इसके आवेश को। मतलब ये जो आवेशित वस्तु है वो आवेशित वस्तु का जो साइज है वो उनके बीच की दूरी की तुलना में क्या होता है, कम होता है। मतलब इसका जो साइज है वो कम होते होते जाएगा, ठीक है। मतलब इसका जो आवेश है कहा जाएगा बिंदु के रूप में नापा जाएगा। ये जो आवेशित वस्तु है उनका जो साइज है, ठीक है, साइज छोटा हो रहा है मतलब क्या है, आवेश बहुत केंद्र में जा रहा है, एकदम लटका हुआ मानेंगे, एकदम छोटा सा केंद्र में जा रहा है और छोटा हो रहा है ना। मतलब जो आवेशित वस्तु है उस आवेशित वस्तु का जो साइज है उनके बीच की जो दूरी है उसकी तुलना में बहुत कम होता है। मतलब इनकी दोनों की तुलना में आ जाए 10 है तो इसका साइज कितना होगा, 1.1 ऐसा कुछ होगा, ठीक है। इसकी दूरी में बहुत कम होता है। मतलब क्या होता है, इनमें जो आवेश है वो एक बिंदु के रूप में प्रदर्शित किया गया, समकेंद्रित होगा, बिंदु के रूप में समकेंद्रित होगा, तो उसको बोलेंगे बिंदु आवेश, ठीक है। मतलब इसमें आवेश नहीं है ये नहीं बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि इसमें आवेश है लेकिन एकदम बिंदु के रूप में, ठीक है, ओके। तो ये दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया आपको कि इस सिद्धांत के अनुसार जो लिगेंड है, लिगेंड को बिंदु आवेश अथवा बिंदु द्विध्रुव माना जाता है, ठीक। आगे चलते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार लिगेंड बिंदु आवेश के रूप में केंद्रीय धातु आयन के समीप आते हैं। आपको पता होगा कि ये केंद्रीय धातु आयन है, ये कौन है, लिगेंड है, तो ये इसके नज़दीक आएगा, ठीक है। क्यों आएगा, इलेक्ट्रॉन देना है भैया इसको। लेकिन मैंने अभी बताया था आपको क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में कोई इलेक्ट्रॉन देना नहीं होता है, तो क्यों आ रहा है, आने दो ना भाई, इसको क्या मतलब है ना। तो इस सिद्धांत के अनुसार लिगेंड बिंदु आवेश के रूप में केंद्रीय धातु आयन के समीप आते हैं। तब धातु आयन के डी इलेक्ट्रॉन, ये जो धातु आयन है उसके डी इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन मतलब डी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं डी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है आयरन के मान जाए बोले तो, अब आयरन ही रहेगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे केंद्रीय धातु आयन होते हैं, ठीक है। तो इसके जो डी इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन, लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन था तभी तो इसको देता है क्या, तो इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन ये बताया जा रहा है, ठीक है। तो देखो कि इस सिद्धांत के अनुसार लिगेंड बिंदु आवेश के रूप में केंद्रीय धातु आयन के समीप आते हैं, ओके। तब धातु आयन के डी इलेक्ट्रॉन, ये जो धातु आयन है उसके डी इलेक्ट्रॉन है तथा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के मध्य, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होता है। क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन भारी भरकम 36 का आंकड़ा होता है, समझे, जैसे कि मेरा और बकली और कोकड़ी का, ठीक है। तो इस तरह से तो इलेक्ट्रॉनों के मध्य ना प्रतिकर्षण होता है बहुत ज़्यादा। हाँ, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि धातु आयन के जो डी कक्षक होते हैं इन लिगेंडों के सीधे मार्ग पर आते हैं। मतलब लिगेंड से जा रहा है और इसके मार्ग पर, लिगेंड के मार्ग पर बीच में आता है कौन, केंद्रीय धातु आयन। तो केंद्रीय धातु आयन के डी कक्षक, तो कौन से डी कक्षक, अब बारी है इसके डी कक्षक के बारे में जानकारी लेना, ये क्लियर करते हैं भैया, बहुत दिक्कत है इस पार्ट में ना। तो ये डी कक्षक के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन को मैंने भर दिया डी कक्षक में। कितने डब्बे बनाते हैं हम लोग डी कक्षक में, 1 2 3 4 5 डब्बे बनाते हैं। तो ये तो क्लियर होगा आपको, क्या 5 डब्बे बनाते हैं, है ना। और 6 इलेक्ट्रॉन मैंने भर रखी है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। अब ये डी कक्षक भी 2 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं, 2 प्रकार से, ठीक है। पहला है आपका DXY, इसको बोलते हैं DYZ, और DZX है या तो XZ कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर XZ लिख दें कि जाने, ठीक है। अब ये 1 2 3 डब्बा ये है DXY, DYZ और DZX। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं T2G कक्षक, T2G कक्षक, ठीक है। और ये 2 दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं EG कक्षक, EG कक्षक। EG कक्षक में कौन है आपका, ये इसको बोलते हैं हम लोग DX²Y², ठीक है। और इसको बोलते हैं हम लोग Z², ठीक है। तो ये हो गया, ये 2 कक्षक ये दोनों हो गया और ये तीनों इधर हो गया, ठीक है। तो EG कक्षक बोलते हैं, इन तीनों को हम लोग बोलते हैं T2G कक्षक बोलते हैं। अभी नया फंडा कहाँ से आ गया आप जानते हो यार, कुछ भी हो सकता है रसायन में। अब यहाँ पर ये क्लियर करते हैं कि जो लिगेंड आ रहा है, ठीक है, उसके मार्ग पर ये आएगा कि ये आएगा, ये 3 वाला आएगा कि 2 वाला आएगा। अब मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा कि ये 3 वाला आएगा कि 2 वाला आएगा, क्योंकि अष्टफलकी में अलग जगह आता है, चतुष्फलकी में अलग जाता है। अब इसको समझने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक आपको क्लियर करना है इन तीनों के बारे में। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है देखो समझने के लिए, है ना। मान लो मेरे पास क्या है, अक्ष है, इसको क्लियर कर लेते हैं। इसको बहुत बच्चे समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, क्लियर। ये लो मेरे पास अक्ष है, 2 अक्ष हैं, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। जरूरत पड़ेगी तो जेड अक्ष और बनाऊंगा यहाँ पर मैं,
ठीक है, लेकिन अभी एक्स वाई अक्ष, और मेरे पास है डी एक्स वाई इलेक्ट्रॉन, सॉरी कक्षक, डी एक्स वाई कक्षक। ठीक है, तो ये कैसा है, इसका आकृति क्या है, ऐसा रहता है, ये लो और ये लो, ये हो गया आपका डी एक्स वाई। अब मैं ये क्यों बताना चाह रहा हूँ कि आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो डी एक्स वाई वाला जो कक्षक होता है वो अक्ष, ये अक्ष के मध्य होता है। ध्यान दीजिएगा, डी एक्स वाई कहाँ होता है, अक्षों के क्या होता है, मध्य होता है। एक और बना देता हूँ, ये लो, डी वाई जेड के बारे में बात करते हैं, डी वाई जेड के बारे में बात करते हैं, ये भी कहाँ होता है, अक्षों के मध्य होता है। अक्ष, ये अक्ष है, अक्षों के मध्य होता है। ठीक है, और डी जेड एक्स, इसको ही बना देता हूँ मैं, ये भी होता है कहाँ, अक्षों के मध्य। ये अक्ष हो गया, ये अक्ष अक्षों के मध्य हो गया है। ठीक है, मतलब सीधी बात ये है कि जो ये तीनों कक्षक होते हैं वो अक्षों के कहाँ होते हैं, मध्य होते हैं, मध्य होते हैं। ये मध्यम है, दिख रहा है क्या आपको। अब बात आती है किसकी, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की। ठीक है, डी एक्स स्क्वायर और क्या है, वाई स्क्वायर, ये क्लियर करते हैं थोड़ा सा, है ना। तो अब ये जो डी एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, डी जेड स्क्वायर है, हमारे डी जेड स्क्वायर, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये हो गया अक्ष, ये हो गया अक्ष, तो सीधा वो अक्ष में ही होता है। मतलब सीधी बात, अब अक्ष के बारे में बात करेंगे तो बहुत ही दिक्कत होगी। देखो थोड़ा क्लियर करते हैं, पर्स ले लेते हैं थोड़ा से, है ना। ये अपना पर्स है, भले पैसा नहीं है अंदर में। तो ये देखते हैं, ये हो गया एक आपका एक्स अक्ष, ये हो गया आपका वाई अक्ष, एक्स अक्ष वाई अक्ष। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं ना। और ऐसे ऊपर नीचे और होता है, ऐसे एक ऊपर और एक नीचे, तो अष्टफल क्यों होता है वो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो अब ये जो कक्षक है, ये वाला जो कक्षक है, ईजी कक्षक है, वो डायरेक्टली कह सकते हैं, मान जाए ये वाला अक्ष हो गया, ये वाला अक्ष हो गया। ठीक है, तो इसी अक्ष में ही रहेगा। ये एक अक्ष, दो अक्ष, ये अक्ष के बीच में रहता था वो अलग था। ठीक है, ये अक्ष में ही है, अक्ष में ही है ये। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद करना है कि ये सब अक्षों के बीच रहता है। ये अक्ष हो गया, अक्षों के बीच में है ये, और ये वाला है वो अक्ष में ही रहता है। ठीक है, मतलब सीधी बात ये होगा कि अगर केंद्रीय धातु आयन है ना, उस केंद्रीय धातु आयन के पास कौन आ रहा है, लिगेंड आ रहा है, लिगेंड। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो केंद्रीय धातु आयन का जो कक्षक है, ये वाला कक्षक है, वो अक्ष के ऊपर है, एग्जिट, या तो अक्ष के मध्य है। अक्ष के मध्य होगा तो क्या होगा देखेंगे आगे, और अगर वो अक्ष में ही है तो क्या होगा वो देखेंगे आगे। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है पहले तो, है ना। अब बात आपको समझ आगे होगी, तो बढ़ते हैं कि धातु आयन के जो डी कक्षक, जो भी डी कक्षक, चाहे T2G कक्षक हो चाहे EG कक्षक हो, है ना। तो धातु आयन के, केंद्रीय धातु आयन के जो डी कक्षक इन लिगेंडों के सीधे पथ में आते हैं, उन पर उच्च प्रतिकर्षण प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर देखो, ये 3 डब्बा यहाँ पर बना दिया मैंने, और 2 डब्बा यहाँ पर बना दिया मैंने, यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से कौन आ रहा है, लिगेंड आ रहा है, ये लिगेंड आ रहा है। लिगेंड आ रहा है तो इसके मार्ग पर या तो ये आएगा या तो ये आएगा। ठीक है, तो जो भी आएगा, ठीक, आगे मैं बताऊँगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ होता है, ये अक्षों के मध्य होता है, ये कहाँ होता है, अक्ष पर होता है। अगर ये अक्ष तरफ से आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, अक्ष तरफ से आ रहा है तो इसके ऊपर पड़ेगा, और कहीं और से आ रहा है तो अब समझ गए होंगे, इतना क्लियर है। ठीक है, तो धातु आयन के जो डी कक्षक, ये वाला चाहे ये वाला, जो डी कक्षक इन लिगेंडों के सीधे पथ पर आते हैं, लिगेंडों के सीधे पथ पर आते हैं, उन पर उच्च प्रतिकर्षण प्रभाव पड़ता है। इसके ऊपर आएगा तो इसके ऊपर होगा उच्च प्रतिकर्षण। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो उन पर उच्च प्रतिकर्षण प्रभाव पड़ता है, जिससे डी कक्षकों का एक से अधिक समूहों में विपाटन हो जाता है। मतलब ये तीनों, पांचों एक में था, पांचों डब्बा, तो इसका ऊर्जा ज़्यादा हो जाता है, इसका ऊर्जा क्या होता है, कम। तो ये 2 भागों में क्या हो जाएगा, बट जाएगा, ये भग जाएगा इधर, ये इधर भग जाएगा, ये इधर भग जाएगा।
मतलब ये होता है कि जब धातु आयन है, जो धातु आयन है, यहाँ पर धातु आयन बनाते हैं, धातु आयन के डी कक्षक है, धातु आयन है, उस धातु आयन के डी कक्षक, जो डी कक्षक इस लिगेंड के मार्ग पर आता है उस पर उच्च प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण जो डी कक्षक होते हैं वो एक से अधिक समूह में विभाजित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में धातु आयन के नाभिक, जो धातु आयन है उसके नाभिक के धनावेशित भाग है वो, ठीक है, तथा लिगेंड के ऋणावेशित भाग, जो लिगेंड उसके ऋणावेशित भाग के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। मतलब ये हो गया लिगेंड, सॉरी ये केंद्रीय धातु आयन हो गया, ये हो गया लिगेंड, इन दोनों के मध्य, है ना, इस प्रक्रिया में धातु आयन के नाभिक जो धनावेशित भाग है तथा लिगेंड के जो ऋणावेशित भाग है उन दोनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। इन दोनों के बीच एक बल बन जाता है, बल निर्मित हो जाता है। अब मैंने आपको बता रखी थी इसने इलेक्ट्रॉन दिया ही नहीं, तब भी इसके बाद बॉन्ड क्यों बन रहा है, बॉन्ड क्यों बन रहा है, तो इस बॉन्ड बनने का कारण यही है, ठीक है। मतलब इस प्रक्रिया में धातु आयन के जो नाभिक है, धनावेशित भाग है, और लिगेंड के जो ऋणावेशित भाग है के मध्य एक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल बन जाता है, और इसी बल के कारण इन दोनों के बीच एक बॉन्ड बनता है। अर्थात अतः केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण के कारण बनता है। अतः बंध, यहाँ पर बंध लिखना मैं भूल गया, अतः बंध केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण के कारण बनता है। या ऐसे लिख सकते हैं, अतः केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड के मध्य बंध इधर लिख देना, अतः केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड के मध्य बंध स्थिर वैद्युत आकर्षण के कारण बनता है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गया आपका केंद्रीय क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन का, सॉरी क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का, ठीक है। चौथा पॉइंट में चलते हैं हम लोग। ये थोड़ा से डिफिकल्ट पॉइंट रहता था तीसरा, है ना, चौथा एकदम सिंपल सरल है। इस सिद्धांत के अनुसार धातु आयन के कक्षकों, धातु आयन कक्षक तथा लिगेंड कक्षकों के मध्य कोई अंतःक्रिया नहीं होता है। वो तो आपको पहले बता दिया था मैंने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो यहाँ जा नहीं रहा है, मतलब अंतःक्रिया हो नहीं रही है, ठीक है। पांचम चलते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर मैं लिखा नहीं हूँ, इसको लिख लें आप लोग। इस सिद्धांत के अनुसार धातु आयन के कक्षक में लिगेंड के इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं करते हैं, ये तो बताया था मैंने। इसमें धातु आयन तथा लिगेंडों के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी नहीं होती है। अर्थात इसमें कक्षकों का अत्यापन नहीं होता है, कक्षकों का अतिव्यापन नहीं होता है। ये तो मैंने पहले बता रखी थी आपको, ठीक है। छठवां देखते हैं कि धातु आयन के सभी डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि समान रूप से नहीं होती है। अब नहीं होती, किस में ज़्यादा ऊर्जा बन जाता है, देखो ये बताता हूँ मैं। अगर लिगेंड है वो जिसके नज़दीक आएगा, इसके आएगा तो इसमें ऊर्जा बढ़ेगी, इसमें आएगा तो इसकी ऊर्जा बढ़ेगी, ठीक है। तो धातु आयन के सभी डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि समान रूप से नहीं होती है। लिगेंड के मार्ग में आने वाले कक्षकों की ऊर्जा में, है ना, अन्य कक्षकों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा वृद्धि होती है। तो ये हो गया आपका क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। अब इस सिद्धांत में ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन इस सिद्धांत को समझना जरूरी है, क्योंकि आपको समझना है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं अष्टफल के संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, ओके। तो सीधा पॉइंट में चलते हैं, अष्टफल के संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, है ना। और इस तरह से क्वेश्चन कैसे आएंगे पेपर में कि अष्टफल के संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को समझाइए, या तो बोलेगा क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन क्या है, अष्टफल के संकुलों के आधार पर समझाइए, या तो क्वेश्चन ये आएगा कि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन क्या है, चतुष्फलकीय संकुलों के आधार पर समझाइए। तो ये मैं दोनों प्रश्न क्लियर करता हूँ आपको, है ना। और क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को समझने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर छोटा सा उसका परिभाषा देना है ना। हालांकि यहाँ पर मैंने परिभाषा नहीं लिख रखी है, जो मैं लास्ट में बताऊंगा। आप क्या करोगे, यहाँ पर सामने में लिख देना परिभाषा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं परिभाषा भी क्लियर करूंगा आपको। तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन का मतलब पहले समझ लेते हैं, है ना, क्या है मतलब। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो डी ब्लॉक होते हैं उसमें क्या क्या होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ऐसे होते हैं। 3 कक्षक होते हैं, ठीक है। ये 2 कक्षक क्या होते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये बताया था मैंने। ये T2G कक्षक है और क्या है आपका EG कक्षक है। अब होता क्या है कि यहाँ से होता है लिगेंड आता है, लिगेंड इसके नज़दीक आता है, तो यहाँ पर प्रतिकर्षण के कारण जो डी ब्लॉक होते हैं वो 2 भागों में टूट जाता है, बताया था मैंने।
दो भागों में विभक्त होते हैं। इसी दो भागों में विभक्त होना को ही हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, है ना जी। तो ये आपको समझना है ना, पहले आपको नॉर्मल भाषा में आपको समझ आ गया होगा कि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन है क्या, है ना। तो अब सिस्टमैटिक चलते हैं थोड़ा से। तो देखें, किसी विलकित गैसीय धातु, यहाँ पर FeCN6 लिखा हूँ, मतलब ये क्या है, आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, या तो बोलते हैं इसको तो आयन बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं लिगेंड, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ये आपको पता होना चाहिए। तो किसी विलकित गैसीय धातु या परमाणु या आयन, इसको धातु भी बोल सकते हैं, परमाणु भी बोल सकते हैं, आयन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब वो बात डिपेंड करता है उसके ऊपर, है ना। तो किसी गैसीय धातु या परमाणु या आयन के सभी 5D कक्षकों की ऊर्जाएं, जो पांचों D कक्षक है उनकी ऊर्जाएं समान होती है। ये तो मैंने पहले भी बता रखी थी आपको क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में, है ना, कि इनकी ऊर्जाएं क्या होती हैं, समान होती है। अभी समान है, आगे देखेंगे समान है नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए इसे हासित या समभ्रंशी कहते हैं। ये तो मैंने शुरू में बता रखी थी, इसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं मेन पॉइंट में। होता क्या है यहाँ पर देखिए, है ना, कि परमाणु या आयन के 5 D कक्षकों में 3, ये जो 3 है वो 3 T2G कक्षक DXY, DYZ और DZX अक्षों के मध्य स्थित होते हैं। ये मैंने बात पहले आपको समझा रखी थी, ये वाला बता के। ये हो गया अक्ष और ये हो गया कक्षक। तो ये हो गया अक्ष के मध्य में है, वो अक्ष के कहाँ है, मध्य में है, ठीक है। ये अब मेरा एक तरीका था समझाने का आपको, है ना। बस इतना समझो कि ये अक्ष है, ये अक्ष है, अक्ष के बीच में है। कौन बीच में है आपका, T2G कक्षक, है ना। तो अक्ष में नहीं है, अक्ष में नहीं है, ये अक्ष में होगा तो बात अलग होगी, ठीक है। तो परमाणु या आयन के 5 D कक्षकों में 3 T2G कक्षक DXY, DYZ और DZX अक्षों के मध्य स्थित होते हैं। अक्षों कहाँ होते हैं, मध्य स्थित होते हैं, अक्ष में नहीं होते हैं, है ना। जबकि EG कक्षक, ये EG कक्षक है, EG कक्षक DX² - YC² और DZ² अक्षों पर होते हैं। मतलब ये जो अक्ष है उसी के ऊपर होते हैं। कौन होते हैं, ये वाले कक्षक होते हैं वो, है ना, अक्ष पर होते हैं, ठीक है। ये बात पहले कंठस्थ कर लीजिए आप, है ना, कि जो T2G कक्षक होते हैं वो अक्षों के मध्य में होते हैं, और जो ये क्या कौन सा कक्षक है, EG कक्षक है, वो EG कक्षक है वो कहाँ होते हैं, अक्षों पर ही होते हैं। अब देखो, ये अक्ष है और अक्ष पर एक कक्षक, ये अक्ष है और अक्ष के बीच एक कक्षक। तो देखो, लिगेंड यहाँ से आ रहा है, ये जो लिगेंड यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और ये अगर अक्ष के सीध में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, अक्षों के सीध में आ रहा है, और एक बार अक्षों के यहाँ थोड़ा सा दूर में आ रहा है। दो चीज़ मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, है ना। ये अक्ष है और अक्षों के बीच में है ना। ये अक्ष है और ये अक्ष में ही है। और ये जो लिगेंड है दो तरीका से आ सकता है ना। एक अक्ष में आ सकता है और एक आ सकता है अक्षों के किसी भी तरह क्षेत्र से, है ना। तो मान लो जाए ये लिगेंड है, ये अक्ष है, अक्ष से दूर आ रही है, तो ये किस पर हावी होगा, कौन से वाले कक्षक पर हावी होगा, वो होगा जो कक्षकों अक्षों के बीच होता है उस कक्षक के ऊपर। इस वर्ड को थोड़ा समझिए ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ एक बार, है ना। ये हो गया अक्ष, क्या हो गया अक्ष, और यहाँ पर है कक्ष। मतलब कौन सा वाला है, अक्ष पर कौन होता है, अक्ष पर होता है आपका ये वाला EG कक्षक होता है, वो EG कक्षक वो अक्ष पर होता है, ठीक है। और ये वाला कौन सा कक्षक है, ये वाला कक्षक है आपका T2G कक्षक, वो अक्षों के क्या होता है, मध्य होता है। अब लिगेंड आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, ये दो तरीके का आएगा, या तो यहाँ पर अक्ष में आएगा या तो अक्ष के यहाँ से दूर से आएगा, ठीक है। तो मान जाए वो अक्ष में आया, ध्यान दीजिएगा, मान जाए वो अक्ष में आया तो किससे टकराएगा, वो टकराएगा किससे, इससे, दिख रहा है, किससे, EG कक्षक। क्यों, क्योंकि EG कक्षक कहाँ होता है, अक्ष में होता है। बात क्लियर हो रही है। EG कक्षक कहाँ होता है, अक्ष में होता है। और अगर वो यहाँ से अक्ष में ही आ रहा है लेकिन जो T2G कक्षक वो अक्ष में नहीं है या दूर है, तो उससे नहीं टकराएगा। ये पहला सेक्शन हो गया। अब दूसरा सेक्शन चलते हैं कि वो यहाँ से आ रहा है, अक्ष से नहीं आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ठीक है, यहाँ से आ रहा है। तो जो यहाँ से आ रहा है तो EG कक्षक होता है अक्ष में, तो अक्ष से कोई लेना नहीं है क्योंकि यहाँ से आ रहा है ये। और यहाँ अक्षों के बीच में कौन होता है आपका T2G कक्षक, तो लगभग T2G कक्षक से टकराने की कोशिश करेगा ये। अगर यहाँ से आ रहा है तो ये देखो, यहाँ से आ रहा है तो ये से टकराने की कोशिश करेगा। ओके, तो ये बात पहले समझ लीजिए, ठीक है। इसको रिपीट करके और देखिए 2-3 बार, है ना। तो अब क्लियर करते हैं आगे कि परमाणु आपस में परमाणु या आयन के 5 D कक्षकों में 3 T2G कक्षक होते हैं, वो अक्षों के मध्य में होते हैं, जबकि EG कक्षक अक्षों पर ही होते हैं, ठीक। आगे चलते हैं।
अष्टफल के संकुलों में, थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, चलिए, अष्टफल के संकुलों में सभी 6 लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर, अष्टफल की, अष्टफलक मतलब समझते हो आप लोग, 1 2 3 4, एक ऊपर एक नीचे, इसको बोलते हैं अष्टफल की, क्या बोलते हैं, अरे सॉरी नहीं दिख रहा है क्या, इसको बोलते हैं अष्टफल की, क्या बोलते हैं, अष्टफल की, 1 2 3 4, ये लो, ठीक, ऐसे ही इसमें ले जाएंगे, इसको इसमें ले जाएंगे, इसको इसमें ले जाएंगे, इसको इसमें ले जाएंगे, इस तरह इसको भी नीचे में लाएंगे, इसको नीचे लाएंगे, इसके, तो ये बन गया आपका अष्टफल की, क्या बन गया, अष्टफल की, है ना। तो अष्टफल के संकुलों में सभी 6 लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के चारों होते हैं। केंद्रीय धातु आयन आज हम लोग किसको लिए थे भाई, FeCN6 को लिए थे क्या, हाँ, तो Fe को बीच में लिखेंगे और 1 2 3 4, 1 CN 2 CN 3 CN 4 CN और 1 CN ऊपर 1 CN नीचे। मैंने बताया था आपको 4 पेन बताकर, 1 पेन 2 पेन इधर, 3 पेन इधर, 4 पेन, 1 पेन ऐसे ऊपर और 1 पेन उसका अंदर की ओर नीचे, ठीक है, वैसी, है ना। ओके, तो सभी अष्टफल के संकुलों में सभी 6 लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर XYZ अक्षों पर स्थित होते हैं। सभी लिगेंड कहाँ, केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर XYZ अक्ष पर स्थित होते हैं। अब अष्टफल की एक अक्ष कहाँ है, यहाँ है, एक अक्ष कहाँ है, यहाँ है। अब इसको बनाते, एक अक्ष, 2 अक्ष, 3 अक्ष, 4 5 6, ऐसा 6 दिख रहा है, लेकिन वास्तव में आप लोग को 6 नहीं दिखना है ना, मैं बता रहा हूँ। देखो, ये हो गया एक अक्ष पूरा, ये हो गया, ये हो गया एक अक्ष, ये हो गया, और एक अक्ष ऊपर, 3 ही अक्ष है यहाँ पर, 6 मत बोलना, ठीक है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक गया, एक अक्ष मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ गया उसको एक अक्ष मान लेते हैं, ऊपर से नीचे गया उसको एक अक्ष मान लेते हैं। ये X अक्ष हो गया, ये इसको Y अक्ष मान लो और ऊपर वाले को Z अक्ष मान लो। ऐसे इसको X मान लो, इसको Y मान लो, इसको Z मान लो, ठीक है। या तो अपने हिसाब से भाई यहाँ पर X मान लो, इसको Y मान लो, इसको Z मान लो, ऐसा। तो ये अक्ष है। अब ये बताया जा रहा है कि अष्टफल के संकुलों में सभी लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर XYZ अक्षों पर स्थित होता है। चलो एक अक्ष है, वहाँ जाए, ऐसे बना देता हूँ छोटा सा, यहाँ पर CN है, एक अक्ष हो गया, ये वाला अक्ष है, ये वाला अक्ष में 2 CN है, ये वाला अक्ष में 2 CN है, और ये ऊपर वाला अक्ष में 2 CN है, मतलब ये 6 CN है। मतलब XYZ, ये X मान लो, इसको Y मान लो, इसको Z मान लो, मानने में क्या जाता है ना। ओके, जब ये लिगेंड केंद्रीय धातु आयन की ओर जाते हैं, अब ये देखो ये कहाँ जाएगा, ये केंद्रीय धातु बीच में है, केंद्रीय धातु आयन की ओर जाएगा कि नहीं आएगा, जाएगा, ठीक है। जब ये लिगेंड केंद्रीय धातु आयन की ओर जाते हैं तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन, ये टॉपिक आपको मैंने क्रिस्टल क्षेत्र विपाठन में पहले और समझा रखी है ना, कि जब ये लिगेंड केंद्रीय धातु आयन की ओर जाते हैं तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन व डी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण होते हैं। किसके डी कक्षक, केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन के डी कक्षक है। और ये कौन है, ये लिगेंड है, ये इसके नज़दीक जाएगा ना, और किधर जा रहा है इसको ध्यान दीजिएगा, ये जा रहा है अक्ष से। कहाँ जा रहा है, अक्ष से। आपको बताया था यहाँ पर मैंने कि अगर अक्ष से जा रहा है लिगेंड, और अक्षम कौन होता है, अक्षम होता है आपका ईजी कक्षक होता है। कौन होता है, ईजी कक्षक होता है। ये वाला कक्षक थोड़ा दिखा देता हूँ मैं, ये एक अक्ष होता है अक्ष में, और ये अक्षों के मध्यम होता है ना। और लिगेंड कहाँ जा रहा है, अक्ष से जा रहा है, यही मेन खेल यहाँ का है ना। देखिए कि जब ये लिगेंड केंद्रीय धातु आयन की ओर जाते हैं तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन व डी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण होते हैं। प्रतिकर्षण के कारण डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि होती है। चलिए अब हम लोग चित्र में चलते हैं थोड़ा से। हमारे पास है डी कक्षक, तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ ऊर्जा लेवल। ये चित्र बनाइएगा हम लोग, है ना। ऊर्जा लेवल इतना हमारा है ना, और यहाँ पर हम लोग बनाते हैं डी कक्षक, ठीक है। अब पूरा डब्बा नहीं बनाऊंगा, है ना, आप समझ गए होंगे। डी एक्स, वाई हो गया, वाई जेड, और डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ऐसा कुछ बना देंगे आप लोग, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ से कौन आएगा आपका लिगेंड। अक्ष भी देखेंगे, अक्ष तो आप लोग समझते होंगे, ऐसे अक्ष भी बना देना यहाँ पर। यही वाला चित्र बनाना जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है।
यहाँ पर ऐसा अक्षर बना सकते हैं आप लोग, ये आपको नवोद में मिल जाएगा, है ना। अक्षर को बताने की ज़रूरत नहीं होती है, एक्स वाई जेड, एक ऐसा और एक ऊपर। समझ आ गया आपको? इसको मैं तीन इधर का नहीं बनाया हूँ ना, इधर का नहीं बनाया हूँ, समझ आ रहा है? यही वाला सिचुएशन है, ये वाला जो बनाया ऊपर में मैंने, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया धातु के डी कक्षक हो गया। ये ऊर्जा लेवल है ना, ऊर्जा लेवल इधर बढ़ते जाएगी, ठीक है। अब क्या होता है कि धातु के डी कक्षक में ऊर्जा की क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। ये लो, हाँ, तो यहाँ पर लिख देंगे आप लोग, गोलीय क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों की औसत ऊर्जा मतलब बढ़ रही थोड़ा सा, है ना। यहाँ से आगे देखते हैं कि तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन व डी कक्षकों में वैसे इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण होते हैं। प्रतिकर्षण के कारण डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि होती है। लेकिन अब मैंने तो ये बता दिया कि सर इसमें डी कक्षकों की ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। लेकिन किस में ज़्यादा वृद्धि होती है, T2G कक्षक में होता है कि EG कक्षक होता है, ये क्लियर करने वाले हैं, है ना। तो लेकिन EG कक्षक अक्षों पर स्थित होते हैं। मैंने बताया था EG कक्षक ये वाला dx² y² dz², ये वाला। लेकिन EG कक्षक अक्षों पर स्थित होते हैं, अर्थात अक्षों में स्थित होने के कारण, लेकिन EG कक्षकों का अक्षों पर स्थित होने के कारण EG कक्षकों की पालियां लिगेंड के मार्ग में आएगी। अब कौन आएगी, देखिए मैंने आपको बता रखी थी, यहाँ पर देखो कि ये अक्ष में है, कौन है, अक्ष लिगेंड में है, और इसी अक्ष में कौन रहता है, आपका EG कक्षक रहता है, EG कक्षक रहता है ना। तो ये अक्ष में कौन, लिगेंड, और अक्ष की ओर से आ रही है, मतलब अक्ष में कौन है, EG कक्षक है, EG वाला इलेक्ट्रॉन है, मतलब सीधी बात ये EG से टकराएगा। कौन टकराएगा, आपका लिगेंड। वैसे टकराता नहीं है, मतलब प्रतिकर्षण करेगा वो तो दोनों है ना। तो क्या हो रहा है देखिए, लेकिन EG कक्षक का अक्षों पर स्थित होने के कारण EG कक्षकों की पालियां लिगेंड के मार्ग में आएगी, ठीक है, तथा T2G कक्षक मार्ग से दूर रहेगी। अब मार्ग से थोड़ा दूर रहेगा क्योंकि T2G कक्षक वो अक्षों के मध्य में होता है और EG कक्षक अक्ष में होता है। तो यहाँ पर क्लियर कर लेंगे कि लेकिन EG कक्षक का अक्षों पर स्थित होने के कारण EG कक्षकों की पालियां लिगेंड के मार्ग में आएगी, तब T2G कक्षक मार्ग से दूर रहेगी। मार्ग में आने वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण अधिक होगा, जो नज़दीक रहेगा उसी ज़्यादा प्रतिकर्षण होगा। मतलब जो लिगेंड आ रहा है, यहाँ पर 3 कक्षक है, यहाँ पर 2 कक्षक हैं, है ना। ये 3 कौन है, आपका T2G है, और ये कौन है, आपका EG कक्षक है। तो ये लिगेंड किससे पहले टकराएगा, EG से पहले टकराएगा। क्यों, क्योंकि EG कहाँ पर होता है, अक्ष पर होता है, तो इसमें ज़्यादा प्रतिकर्षण होगा ना, ठीक है। और जितना ज़्यादा प्रतिकर्षण होते जाएगा उतनी ज़्यादा ऊर्जा में वृद्धि होगी। ये आपको बताया गया था कि इसमें क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में। तो सबसे ज़्यादा इसमें ऊर्जा वृद्धि होगी कि इसमें ऊर्जा वृद्धि होगी, इसमें ऊर्जा वृद्धि होगी, है कि नहीं। तो क्या होता है कि तथा T2G कक्षक मार्ग से दूर रहेगी, मार्ग में आने वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण अधिक होता है, अतः EG कक्षकों की ऊर्जा में अधिक वृद्धि होगी। जबकि DXY DYZ व DXZ जो अक्ष लिखा था मैंने, जो अक्ष के मध्य में होगा ऊर्जा कम होगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उसमें ऊर्जा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से ऊर्जा लेवल यहाँ था ऊर्जा लेवल, अब यहाँ से यहाँ चला गया, मतलब इसमें 2 कक्षक हैं, कौन कौन, T2G और EG, मतलब दोनों की ऊर्जा में हो रही है वृद्धि। लेकिन किसके ऊर्जा में ज़्यादा वृद्धि हुई वो क्लियर करते हैं, है ना, किसकी ऊर्जा में ज़्यादा वृद्धि हुई। इसको अब 2 भागों में बांटेंगे ना, यहीं पास, ये तो इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। अब आपको 2 अलग अलग बुक में अलग अलग चित्र आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि DXY DYZ DZX ये ऊपर दिखाई देगा किसी बुक में, और ये जो DX² है और -Y² है DZ² है वो नीचे दिखाई देगा, है ना। किसी में ये वाला जो है EG कक्षक है वो ऊपर लिख देते हैं और ये नीचे। अब यहाँ पर उसको 2 तरीके से टीचर लोग समझाते हैं, है ना। तो मैं ना तो उसके तरफ ना तो इसके तरफ, मैं दोनों समझाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर है 3 कक्षक, ये वाला 3 कक्षक, ये क्या हो गया, T2G कक्षक हो गया, और ये हो गया आपका EG कक्षक, ये भी हो गया आपका EG कक्षक, ये हो गया आपका T2G कक्षक। हमारे 2 तरीका समझा रहा हूँ, है ना। अब इसमें ऊर्जा वृद्धि हुई,
और इसमें ऊर्जा क्या हो गया, कम हुआ, मतलब इसमें वृद्धि हुआ लेकिन इसकी अपेक्षा क्या है, कम है, T2G में कम है। तो जिसका ज़्यादा ऊर्जा होगा तो भार के आधार पर बताएंगे, थोड़ा से भार, मान लिया भार के आधार पर, तो इसमें ज़्यादा भार है तो वो नीचे आएगा ऐसे, इसमें ये कहाँ जाएगा, ऊपर, तो यहाँ ऊपर बना देते हैं, नीचे बना देते हैं, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसकी ऊर्जा लेवल क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो हम लोग ऊर्जा लेवल के आधार पर देखेंगे, ऐसे देखो ये लेवल बनाया मैंने, ठीक है। तो जिसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी वो ऊपर की ओर जाएगा, मतलब हम लोग बहुत सारे चित्र देखें जिसमें मैंने क्लास में भी आपको बता रखी है कि जो ईजी कक्षा उसको मैंने नीचे बताया है ना, लेकिन बात करें तो ऊर्जा के आधार पर तो जो T2G कक्षक है वो ऊपर नहीं रहेगा, कौन रहेगा आपका, ईजी कक्षक ऊपर रहेगा, ये जो है जिसमें ऊर्जा ज़्यादा होगी, तो ऊर्जा ज़्यादा होगी तो ऊपर की ओर जाएगा, और उसमें ऊर्जा कम है तो नीचे की ओर ही रहेगा, ठीक है। तो ये भार के आधार पर नहीं बताया जाएगा, इसको ऊर्जा के आधार पर, तो इसको आपको क्लियर करना है ना। ओके, तो यहाँ पर क्लियर करें थोड़ा से कि अतः ईजी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि होगी, जबकि इस कक्षक में ये जो कक्षक है वो अक्ष के मध्य में होगा, अतः ऊर्जा कम होगी। इस कारण 5D कक्षक 2 ऊर्जा तलों में विभक्त हो जाते हैं। अब 2 तलों में बांट दो, एक यहाँ पर बांट दो, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं dx² - y² और dz²। हो गया क्या, ये हो गया आपका ईजी कक्षक, है ना। और आप नीचे बना देंगे, क्या बना देंगे आप, dxy dyz और gzx, या तो xz लिख देंगे, चलेगा, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो ये हो गया आपका T2G कक्षक हो गया। और ये यहाँ इस बीच को क्या, ये इसका मतलब क्या हुआ, समझिए थोड़ा सा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया डेल O, विपाटन ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा है, विपाटन, यही आप बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, है, ऊर्जा डेल 0 इसका मान है। अब इसका ऊर्जा और इसका ऊर्जा, किसका ऊर्जा ज़्यादा है, तो इसका ऊर्जा ज़्यादा है, तो ये जो डेल O का मान है इधर ऊपर की ओर ज़्यादा है, मतलब ये जो ईजी कक्षक है उसमें अत्यधिक ऊर्जा है, इसमें कम ऊर्जा है। अब ये बात अच्छा माइंड में रख लीजिए, क्योंकि यही मैं समझाने वाला हूँ कि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कैसे होता है और कैसे नहीं होता है ना, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, है ना। थोड़ा क्लियर कर लेंगे, तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ईजी कक्षकों की ऊर्जा में अधिक वृद्धि होगी, जबकि इस कक्षक के ये जो कक्षक है dxy gyz dxz जो कि अक्ष के मध्य में होता है, ऊर्जा कम होता है। इस कारण 5D कक्षक 2 ऊर्जा तलों में विभक्त हो जाता है। इस प्रकार समान ऊर्जा कक्षकों का लिगेंड की निश्चित ज्यामिति में, ये लो इसको इन्वर्टेड कॉमा डाल देंगे, हाँ यही परिभाषा है। इस प्रकार समान ऊर्जा कक्षकों का लिगैंड की निश्चित ज्यामिति में उपस्थिति से, निश्चित ज्यामिति में उपस्थिति कहाँ पर है, वो अक्ष पर है, लिगैंड कहाँ पर उपस्थित है, अक्ष में है, निश्चित ज्यामिति पर है ना। तो इस प्रकार समान ऊर्जा कक्षकों का लिगैंड की निश्चित ज्यामिति में उपस्थिति से 2 समुच्चय में विपाटित होना क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहलाता है। किसका, समान ऊर्जा वाले D कक्षक लिख सकते हैं यहाँ पर, D कक्षकों का लिगैंड की निश्चित ज्यामिति में उपस्थिति से 2 समुच्चय में विभाजित होना क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहलाना है, हो जाना भी लिख सकते हो, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहलाता है। तो ये हो गया आपका अष्टफल की संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। चलिए आगे हम लोग चलते हैं चतुष्फल की संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। और आप सोच रहे हैं इस सारे युग्मन क्यों नहीं बता रहे हैं भैया, वो लास्ट में बताएंगे ना यार। युग्मन जो मैंने VBT में भी आपको समझा रखी थी कि प्रबल लिगेंड आता है तो युग्मन होता है, नहीं आता तो नहीं होता है, तो हम लोग लास्ट में बताएंगे उसको। हाँ, तो पहले चलते हैं चतुष्फल की संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, है ना जी। इसमें भी थोड़ा थोड़ा बहुत आपको क्या मिलेगा भैया, थ्योरी मिलेगा, है ना। तो थ्योरी संभाल लीजिएगा। नियमित नियमित जो चतुष्फलन का संबंध, चतुष्फलन है, इसको चतुष्फलक, वो चतुष्फल की चल रहे हैं, है ना। तो नियमित चतुष्फलक का संबंध, चतुष्फलन चलेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चतुष्फलक लिखेंगे आप लोग। नियमित चतुष्फलक का संबंध एक घन से होता है। चतुष्फलक 4 फलक होते हैं जिसके, अब चतुष्फलक थोड़ा बताने की जरूरत होगी आपको। देखो
चतुष्फलकीय में थोड़ा दिक्कत हो जाएगी आपको। जैसे कि अष्टफलकीय में क्या होता है, ये देखो ये 4 ऐसे रहता है, एक ऊपर एक नीचे, तो ये हो जाता है आपका अष्टफलकीय, तो आपको समझ आ जाता है अष्टफलकीय, है ना। लेकिन चतुष्फलकीय में आपको ये दिक्कत होगी, एफ ई यहाँ है और 1 2 3 4 हम मेरे पास लिगेंड है, तो ऐसे बनाएंगे ऐसे, तो ये चतुष्फलकीय नहीं है, ये चतुष्फलकीय नहीं है, ठीक है। ये कैसे बनता है, 4 जने हैं तो क्या होता है, ये आपका एफ ई है, तो एक लिगेंड यहाँ, एक लिगेंड यहाँ, एक लिगेंड यहाँ और एक लिगेंड ऊपर की ओर है। बात समझ आ रही है। ये वाला बताया था मैंने संकरण में, ये बीच में हो गया, एक यहाँ और एक इधर, है ना, ऐसा वाला। तो ये हो गया। अब इसको हम लोग बात ऐसे करेंगे तो ये बनेगा आपका चतुष्फलकीय संरचना, 4 फलक वाले संरचना। कितने फलक वाले भैया, 4 फलक वाले संरचना बनेंगे, ठीक है। तो देखिए, नियमित चतुष्फलक का संबंध एक घन से होता है। घन से होता है मतलब घन की तुलना किया जा रहा है। घन जो चतुष्फलक है, 4 फलक होते हैं, ठीक है, वो किसकी तरह होते हैं, घन की तरह होते हैं। अब घन तो आप देखिए होंगे, वो लोहार के घर होता है वाला घन नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा वाला घन बोल रहा हूँ भैया, ये वाला, ठीक ठाक बन रहा है ना। ये लो, ये समझ जाओ कि चतुष्फलक है। तो नियमित चतुष्फलक का संबंध एक घन से होता है। केंद्रीय धातु आयन की स्थिति घन के केंद्र में, ये घन इसके केंद्र में यहाँ बीच में है, ऐसा बोला जा रहा है। किसको बोला जा रहा है, केंद्रीय धातु आयन। पहले तो संरचना समझाया जा रहा है ना, उसके बाद विपाटन समझाया जाएगा, ठीक है। ये लो, तो केंद्रीय धातु आयन की स्थिति घन के केंद्र पर, जो केंद्रीय धातु आयन है जैसे कि एफ ई सी एन, यहाँ पर 6 नहीं रहेगा, यहाँ पर 4 करेंगे। क्यों, कि चतुष्फलकीय वाला है, चतुष्फलकीय है, अष्टफलकीय में जा रहे हैं, चतुष्फलकीय 4 रहेगा यहाँ पर, है ना। अब इसके आधार पर ये एफ है वो बदल जाएगा, कुछ और दूसरा हो जाएगा, जिसका कोऑर्डिनेट नंबर 4 हो जाएगा, तो ठीक है। तो ऐसा अलग अलग तरीका है ना। तो यहाँ हम लोग क्लियर करते हैं, नियमित चतुष्फलक का संबंध एक घन से होता है, ये तो बता दिया मैंने। केंद्रीय धातु आयन की स्थिति, जो केंद्रीय धातु आयन होता है ना, यहाँ पर जो केंद्रीय धातु आयन होता है वो कहाँ होता है, घन के केंद्र पर होता है, तथा घन के 8 किनारों में से 4 किनारे, भाई मेरे पास 4 ही लिगेंड होते हैं ना, तो घन के 8 किनारों देखते हैं पहले तो, है ना। यहाँ पर बात को अच्छे से क्लियर करें, केंद्र में, तथा जो केंद्रीय धातु आयन है वो केंद्र में, तथा घन के 8 किनारों में से 1 2 3 4 5 6 7 8 किनारे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 किनारे हैं, और 8 तो लिगेंड नहीं है मेरे पास, तो कहाँ कहाँ होता है उसको क्लियर करते हैं थोड़ा सा, है ना। ओके, तो हमारे पास इस वाले को मैं फ्रंटल पेज को थोड़ा से डार्क कर देता हूँ, ये फ्रंट का पेज है, वो पीछे का पेज है, ये समझ लेना आप लोग, है ना। ओके, तो क्या होता है, केंद्रीय धातु आयन की स्थिति घन के केंद्र में, तथा घन के 8 किनारों में से 1 2 3 4 8 किनारों में से 4 एकांतर किनारे लिगेंड द्वारा घिरे होते हैं। मतलब ये 8 में अपने को 4 लिगेंड को रखना है, वो भी कहाँ, एकांतर किनारे। ये समझना बहुत दिक्कत होती है, मैं समझा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। एक लिगेंड में यहाँ रख देता हूँ, है ना जी, तो ए वाला खाली हो जाएगा, यहाँ रहेगा। इधर जाएंगे तो ये वाला खाली होगा, यहाँ रहेगा। मतलब 4 एकांतर किनारे, एक के अंतर किनारे, मतलब इसको खाली करेंगे तो एक लिगेंड यहाँ रहेगा। लगभग आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है। और मान लो जाए यहाँ देखेंगे तो इसको, इसके बाद ये वाला किनारा खाली रहेगा, तो एक लिगेंड कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। ओके, और इसके बाद ये खाली रहेगा तो एक लिगेंड कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। ये लो, अब सब तरफ मिला के देख लो, इसके बाद ये खाली है, ये आ गया, इसके बाद ये खाली है, ये आ गया, इधर देखे तो ये खाली, ये आ गया, इधर देखे तो ये खाली, ये आ गया, इधर देखे ये खाली तो ये आ गया, ये खाली तो ये आ गया, बस एकांतर क्रम, है ना। तो केंद्रीय धातु आयन की स्थिति घन के केंद्र पर, तथा घन के 8 किनारों में से 4 एकांतर किनारे लिगेंड द्वारा घिरे होते हैं। लिगेंड द्वारा क्या होते हैं, घिरे होते हैं। तीनों अक्ष एक्स वाई जेड घन की सतहों के मध्य होता है। घन की सतह कौन है भाई, ध्यान दीजिएगा, ये जो भाग दिख रहा है ये पूरा, ये घन का सतह है। मतलब इसको मैं एक को रंगीन कर देता हूँ, देखो ये हो गया घन की सतह। वैसे आप बना सकते हो सब तरह घन की सतह। तो ये क्या बोला जा रहा है कि अक्ष ही बताना है ना अपने को, अक्ष ऐसे बनाया था मैंने, एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष करके जी, है ना। इसमें इस घन में बताना है कि वो अक्ष कहाँ होता है।
एक देखिए कि तीनों अक्ष एक्स वाई जेड घन के सतहों के मध्य होता है, सतह में नहीं, सतह के मध्य। ये देखो इस सतह के बीच कौन है, ये, इस सतह के बीच कौन है, ये सतह के बीच, ये वाला सतह के बीच कौन है, ये वाला सतह के बीच कौन है, ये। ऐसे समझ गए ना आप लोग। तो ये जो सतह के बीच में, सतह के किनारे में ये किनारा हो गया, ये बीच हो गया, तो एक यहाँ पर बीच में बनेगा ऐसा, एक अक्ष है वो, एक अक्ष है, इसको भेद कर ऐसे निकलेगा, इस तरफ निकलेगा, ये हो गया, दो अक्ष हो गया। और एक अक्ष आएगा इस इधर तरफ से, हमारे तरफ से ऐसे। बात समझ आ रही है? ये थोड़ा से 3D में समझाते ज़्यादा समझ आता है। ये डब्बा है, तो मेरे पास ऐसे कुछ डब्बा तो नहीं है, क्या करें, जुगाड़ कर देते हैं। चलिए ये मिला कुछ, हाँ ये ऐसा है, हाँ। तो ये ऊपर में बनाया हूँ, वो कहाँ से निकला है, ये यहाँ से ऐसे इस ऊपर से गया है, अरे नीचे आया है, एक अक्ष हो गया, एक अक्ष हो गया, ठीक है ना जी। दूसरा यहाँ से निकला है और इस तरफ निकला है, ये दो अक्ष हो गया इधर से, और एक यहाँ से निकला है, यहाँ निकला है, ये हो गया तीन अक्ष, एक दो और ये ऊपर की ओर तीन, ठीक ऐसा बना हुआ है। ये हो गया अक्ष, हो गया। तो यहाँ पर देखें तीनों अक्ष एक्स वाई जेड घन की सतहों के मध्य होता है। घन की सतह है ना, ये सतह उसके बीच में है। धातु आयन के ईजी कक्षक, कौन सा कक्षक है, ईजी कक्षक। ईजी कक्षक कौन है अपने पास, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ये है। धातु आयन के ईजी कक्षक, ईजी है ना, कक्षक है वो ना, तीन अक्ष, तीनों अक्ष। जो ईजी कक्षक है वहाँ किसमें, चतुष्फल के संकुल में। धातु आयन के ईजी कक्षक हैं, फिर क्लियर करना पड़ेगा आप लोगों को। ये हो गया आपका T2G कक्षक और ये हो गया आपका EG कक्षक। ये कहाँ होता है, ये अक्षों के मध्य होता है, बताया था मैंने, और ये अक्ष पर होता है करके, ठीक है। तो यह कहाँ पर होगा, अक्ष के लगभग पास ही होगा, है ना। लेकिन इस चतुष्फलकी संकुल में कुछ अलग होता है। देखिए कि तीनों अक्ष एक्स वाई जेड घन की सतहों के मध्य होता है, ये तो क्लियर हो गया। धातु आयन के EG कक्षक, ये जो EG कक्षक है, तीनों अक्ष एक्स वाई, अच्छा जेड को मैं बनाना भूल गया, इसको ही बना देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सामने को निकलेगा, सामने को निकलेगा, ये पीछे की ओर जाएगा ऐसे। ये इस वाले को छेद के निकला है, यहाँ से छेद के निकला है, ये इधर को ऐसे छेद के निकला है, और ये सामने को छेद के पीछे की ओर निकला है ना। ओके, तो क्या होता है कि धातु आयन के ईजी कक्षक तीनों अक्ष एक्स वाई जेड, इसको मान लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको मान लो आप लोग एक्स मान लो, इसको मान लो आप वाई, इसको मान लो आप लोग जेड, है ना। तो धातु आयन के ईजी कक्षक तीनों अक्ष एक्स वाई जेड के सहारे रहता है, इसी के सहारे रहता है लगभग। क्यों, आपको बताया गया था पिछले वाले में कि ये अक्षों में होता है करके, ये अक्षों के मध्य है, ये अक्षों में, मतलब इसी के सहारे रहता है। अब फिक्स अक्ष में नहीं, इसी के सहारे रहता है, इससे बोला जा रहा है किसमें, चतुष्फल की फलक में। तो तीनों अक्ष एक्स वाई जेड घन की सतहों के मध्य होता है। धातु आयन के ईजी कक्षक तीनों अक्षों के सहारे होते हैं, अर्थात ये सतहों के मध्य में रहते हैं। किसके सतह के मध्य में, ये जो गोला है उसके सतहों, ये सतह है ना, ये सतह है ना, ये सतह, इस सतह के मध्य में यहाँ पर रहेगा ईजी कक्षक, ये आसपास, बस समझ आ रही है, आसपास, ये आसपास। क्यों, क्योंकि ईजी कक्षक कहाँ रहता है, वो रहता है किसके लगभग, किसके साथ लगभग, ये रहता है अक्ष में। यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है किस जने को, देखो कि धातु आयन के ईजी कक्षक तीनों अक्ष एक्स वाई जेड के सहारे रहता है, अर्थात ये सतह के मध्य में रहता है। अक्ष के मध्य में रहता नहीं बोला जा रहा है, अक्षों के मध्य में, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगी फिर। अक्षों के मध्य में कौन रहता है, अक्षों के मध्य में रहता है आपका T2G कक्षक, वो अलग बात है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो घन है उसकी सतह के बारे में बात हो रही है। जो घन की सतह है उस सतह के मध्य में रहता है, कौन रहता है आपका एक्स वाई अक्ष, और इसी एक्स वाई जेड अक्ष के सहारे कौन रहता है, ईजी कक्षक, ये ईजी कक्षक रहता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब लिगेंड का दो तरीका है, अक्ष के इधर उधर से आओ या तो अक्ष से आओ, और पहले वाले में अक्ष से आता था, तो अक्ष से आता था तो ईजी से टकराता था। अब ये अक्ष से नहीं आए क्योंकि ये पर यहाँ पर है, कोने कोने में लिगेंड है कि नहीं, किसी दूसरे तरफ से आएगा, है ना। तो ये क्लियर हो गया आपको कि धातु आयन के ईजी कक्षक तीनों अक्ष एक्स वाई जेड के सहारे रहता है, अर्थात ये सतहों के मध्य में रहते हैं। जबकि T2G कक्षक,
डी एक्स वाई और वाई जेड और जेड एक्स, है ना। जबकि T2G कक्षक है, तीनों अक्ष एक्स वाई जेड के बीच रहते हैं। बात समझ आ रही है? जो तीनों अक्ष है एक्स वाई जेड, इसके बीच में रहता है ये। अब इसको समझने की थोड़ा दिक्कत होगी, आपको दिक्कत तो नहीं होगी। ये हो गया अक्ष हो गया। तो ये ना तो अक्ष में ना तो अक्ष के इधर उधर, मतलब ये अक्ष के कहाँ रहता है, बीच में रहता है। ऐसा समझ लो थोड़ा सा आप अपने हिसाब से, है ना। मतलब अक्ष में नहीं रखना है। अक्ष में कौन है, ईजी कक्षक, मतलब एकदम फिक्स अक्ष में ही नहीं रहे, अक्ष के सहारे है कौन है, ईजी कक्षक। ठीक है, मतलब सीधी बात अक्ष से ऐसे लगा हुआ है, ऐसा समझेंगे, अक्ष में ही है ऐसा बोलते हैं। फाइनली बात तो यही है ना। अब क्या होता है, जबकि T2G कक्षक तीनों अक्ष एक्स वाई जेड के बीच स्थित रहते हैं, अर्थात इसकी स्थिति घन के किनारों के बीच में होगी। मतलब ये हो गया एक अक्ष, ये हो गया दूसरा अक्ष, और ये बोला जा रहा है कि अक्षों के मध्य कौन है, किनारा। ये किनारा ये दिख रहा है, ये देख लो, ये हो गया अक्ष, ये हो गया अक्ष, अक्ष के बीच कौन है, किनारा। मतलब जो T2G है वो किनारे में रहता है, किसके, घन के किनारे में रहता है। मतलब सीधी बात है, चतुष्फल के संकुल के किनारे में रहता है। ये आपको समझ, अब ये दो चीज़ समझ आना चाहिए आपको। लिगेंड कहाँ है, एक कोने कोने में है। केंद्रीय धातु आयन कहाँ है, बीच में है। और ईजी कक्षक कहाँ है, ईजी कक्षक है यहाँ पर, लिगेंड के पास नहीं है, ईजी यहाँ पर है। और T2G कक्षक कहाँ है, वो कहाँ, ये किनारे पर है कि नहीं। अब सबकी स्थिति आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। जबकि T2G कक्षक तीनों अक्ष एक्स वाई जेड के बीच स्थित रहते हैं, अर्थात इसकी स्थिति घन के किनारों के बीच में होती है। ओके, आगे चलते हैं। चतुष्फलकी व्यवस्था में लिगेंडों के केंद्रीय धातु आयन, चतुष्फलकी व्यवस्था में लिगेंडों का केंद्रीय धातु आयन तक पहुंचने के पथ में, का लिख देना यहाँ पर, चतुष्फलकी व्यवस्था में जो लिगेंड है उस लिगेंडों का केंद्रीय धातु आयन के केंद्रीय धातु आयन, ये लिगेंड कहाँ तक जाएगा, केंद्रीय धातु आयन तक जाएगा। ये जो लिगेंड है वो कहाँ जाएगा, केंद्रीय धातु आयन तक जाएगा। तो उसके पथ में कोई आएगा क्या, देखो तो, देखो ईजी कक्षक है वो अक्षकर है, यहाँ पर है, अक्ष पर है ना, तो इसके पथ में नहीं आएगा, ये अक्षक पथ में नहीं आएगा, है ना। दूसरा जो T2G कक्षक वहाँ पर है, किनारे में है, यहाँ पर किनारे में है, तो वो भी आएगा, वो भी नहीं आएगा। लेकिन नज़दीक कौन पड़ेगा, ये भी देखना है अपने को, है ना। तो क्लियर करते थोड़ा सा आगे। चतुष्फलकी व्यवस्था में लिगेंडों का केंद्रीय धातु आयन तक पहुंचने के पथ में ईजी कक्षक या T2G कक्षक नहीं रहते हैं। ओके, किंतु T2G कक्षक की स्थिति लिगेंडों के पथ की दिशा के ज़्यादा समीप होता है। मतलब जो T2G कक्षक है वो ज़्यादा समीप होता है। इस प्रकार चतुष्फलकी व्यवस्था में जब चार लिगेंड घन के चार किनारों से केंद्रीय धातु आयन की ओर बढ़ते हैं, एक किनारा, दो किनारा, तीन किनारा, चार किनारा, केंद्रीय धातु लिगेंड है वो केंद्रीय धातु आयन की ओर क्या हो रहे हैं, बढ़ते हैं, तब लिगेंड के ऋणावेशित सिरे, जो लिगेंड, ये लिगेंड है, लिगेंड के ऋणावेशित सिरे डी कक्षक, ये डी कक्षक है, किसके डी कक्षक है, केंद्रीय धातु आयन के डी कक्षक, तब लिगेंड के ऋणावेशित सिरे डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं। ये तो आपको समझा दिया था पहले मैंने, जब लिगेंड उसके नज़दीक जाएगा, किसके, केंद्रीय धातु आयन के, तो दोनों के बीच का क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो लिगेंड के ऋणावेशित सिरे डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं, जिसके फलस्वरूप डी कक्षकों में ऊर्जा वृद्धि होती है। अब किसमें ज़्यादा ऊर्जा वृद्धि होती होगी उसको क्लियर करते हैं। किंतु T2G कक्षक लिगेंड के अधिक समीप होने के कारण ज़्यादा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। यहाँ T2G कक्षों पर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण प्रभाव ईजी कक्षकों की तुलना में अधिक होती है। इस प्रकार चतुष्फलकी लिगेंड क्षेत्र के प्रभाव में 5 डी कक्षों का 2 विभिन्न समूह में विभाजित हो जाते हैं। बस, तो कैसा होगा देखो, इसको बनाते हैं ऊर्जा लेवल। ये हो गया गैसीय मुक्त आवन है डी कक्षक का, 5 डब्बा बना देना, नहीं तो नहीं बनाएंगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये हो गया, है ना। ऊर्जा लेवल इतना तक बना देते हैं। अब पहले तो इसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, ये लो वृद्धि होगी 3, 2, 5। अब होता क्या है, ये हो गया आपका
डेल 0। अब ये दो भागों में बटेगा। देखो जिसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी ऊपर कर देते हैं, तो इसमें किसकी ऊर्जा ज़्यादा थी, T2G कक्षा की ऊर्जा ज़्यादा थी, तो dxy dxz dyz ये हो गया, इसकी ऊर्जा ज़्यादा है ऊपर में लिख देते हैं, इसकी ऊर्जा कम है, इसको करते हैं dx² माइनस y² और d। अगर इसको ऊपर लिखते हैं इसके ऊपर तो भी चलेगा, लेकिन मान थोड़ा से कम ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक। जैसे मैंने आपको क्लास में बताया था 0.4 और 0.6 के बारे में, ठीक है, तो वो लिखेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ इस वाले चित्र में क्या हुआ है, ये जो दो भागों में बटा हुआ है, मतलब इसकी ऊर्जा क्या हो गई, ज़्यादा हो गई है। ऊर्जा क्या हो गई है, ज़्यादा। इसकी ऊर्जा क्या है, कम। थोड़ा मैं बहुत नीचे बना दिया, इसके बराबर नहीं बनाना, क्योंकि हमारा ऊर्जा लेवल तो यही है ना, ये देखो ऊर्जा लेवल तो ये इसी ऊर्जा लेवल में आ गया, ऐसे बोल देंगे, ऐसा नहीं, इसको यहाँ पर बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया ये चतुष्फल के संकुल में क्लिष्ट क्षेत्र पढ़ा।